यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्लास 11th फिजिक्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। मम्मा ने कहा कि जरा बगल वाली दुकान से मुझे चावल ला दो। ओबीडिएंट बच्चे की तरह हम दुकान पर पहुंच गए और अंकल से कहा हमने कि अंकल जरा चावल दे दो। अब अंकल ने पूछा कितना? हमने कहा थोड़ा सा चावल दे दो। अंकल ने फिर से पूछा कितना चावल? हमने कहा ठीक है, खूब सारा दे दो। नाउ अंकल इज टोटली कंफ्यूज्ड कि उनको कितना चावल देना है। सो अंकल ने फिर से पूछा कि मुझे कितना चावल देना है। अब हमने सोचा कि यार मम्मा ने क्या बताया था, तो सडनली याद आया 5। तो हमने कहा कि अंकल आप 5 चावल दे। नाउ अंकल वाज काइंड ऑफ क्लूलेस, बट उन्होंने कहा ठीक है, ये लो 5 चावल। अब ये देखकर लगा कुछ तो गड़बड़ है। हमने फिर से सोचा और अब हमें याद आया, तो हमने अंकल को कहा कि अंकल 5 किलो चावल दे दो। सो नाउ अंकल नोज हाउ मच एग्जैक्टली ही हैज टू मेजर। तो अब अंकल ने 5 किलो चावल मेजर कर दिए। अंकल इज हैप्पी बिकॉज ही नोज हाउ मच एग्जैक्टली टू गिव। हम खुश हैं बिकॉज अब हमें डिसेंट अमाउंट में चावल मिल रहे हैं। मम्मा खुश है क्योंकि मम्मा ने जितने चावल मंगाए थे उतने चावल मम्मा को मिल रहे हैं, राइट? तो ये जो पूरी स्टोरी थी, इसमें कंफ्यूजन किस बात की थी? मेजरमेंट। कि राइस अंकल मेजर करेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए हाउ मच टू मेजर, और मेजर करने के लिए उन्हें 2 चीजों की जरूरत पड़ी, 5 एंड kg, राइट? तो 5 इज जस्ट अ नंबर, राइट, जो बताता है कि कितना। बट जब तक हम kg नहीं बताएंगे तब तक ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि 5 क्या, 5 वॉट। 5 तो फिंगर्स भी होते हैं, 5 तो चावल के दाने भी होते हैं, राइट? बट द मोमेंट वी से 5 kgs, वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड हाउ मच इट इज, राइट? अब आपने मुझसे पूछा कि मैम आपकी हाइट कितनी है, और मैंने फिर से कहा 5। 5 क्या? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर अगर हुआ तो इट इज लगभग इतना। इतनी तो नहीं है मेरी हाइट। 5 मीटर्स, दैट इज लाइक टू मच, उतनी ज्यादा भी नहीं है हाइट। 5 फीट, वेल दैट्स राइट। तो इसका मतलब जो यूनिट है दैट एक्चुअली टेल्स अस कि कितने बड़े चीज की हम बात कर रहे हैं। सो द मोमेंट आई से 5 फीट, सो लगभग एवरीबडी नोज हाउ मच ऑफ लेंथ और हाउ मच ऑफ हाइट इज 1 फीट, राइट? तो बेसिकली दिस इज वॉट यूनिट इज ऑल अबाउट। तो यूनिट क्या है? सो यूनिट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तब सबके लिए एवरीबडी नोज हाउ मच इज 1 kg, एवरीबडी नोज हाउ मच इज 1 मीटर, एवरीबडी नोज हाउ मच इज 1 लीटर। सो इट्स एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां पर मैंने छोटा सा एक टर्म यूज कर दिया, फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या है? क्या हम हर क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं? नॉट रियली। जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि वजन हम मेजर कर सकते हैं, 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, वी कैन मेजर इट। जैसे कि लेंथ, मीटर में 5 मीटर, 2 मीटर, 10 सेंटीमीटर, वी कैन मेजर लेंथ। सो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। बता सकते हैं कि भाई इस बॉटल के अंदर कितना पानी है, 50 ml है, 500 ml है, 1 लीटर है। सो इट इज अगेन मेजरेबल। अगर बात करें टेम्परेचर की, करते तो हैं हम टेम्परेचर मेजर थर्मोमीटर से, राइट? आर्मपिट पे डाला और चेक किया, नॉर्मल टेम्परेचर है 98.3 है या फिर 100 है, फीवर तो नहीं है। सो बेसिकली वी कैन मेजर टेम्परेचर। सो टेम्परेचर अगेन इज अ फिजिकल क्वांटिटी। लेट अस टॉक अबाउट सम क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर नहीं कर पाते हैं। यार पता है बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मुझे ये लेसन पढ़ने में, क्योंकि ये एक बहुत ही आसान लेसन है और बहुत ही एफर्टलेसली मैं मजे से समझ पा रही हूं। सो दिस शोज दैट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, राइट? बट
अगर आप मुझसे पूछो कि मैम आप कितना हैप्पी हो, कितना एग्जैक्टली कितना, तो मैं कहूंगी मैं बहुत हैप्पी हूं। नहीं मैम एग्जैक्टली कैन यू मेजर आप कितने हैप्पी हो? क्लूलेस, राइट? मतलब मैं 2 लीटर हैप्पी हूं, नॉट मेकिंग एनी सेंस। मैं 5 kg हैप्पी हूं, नो सेंस अगेन, राइट? सो बेसिकली हैप्पीनेस इज समथिंग विच वी कांट रियली मेजर। हम इतना ही बता सकते हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूं, मैं कम हैप्पी हूं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूं एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? तो इस तरह की जितनी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं हमारी, चाहे वो हैप्पीनेस हो, फियर हो, सैडनेस हो, एक्साइटमेंट हो, वी कांट मेजर देम, सो दे आर नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब इस लेसन के अंदर हम मेजरमेंट की बात करेंगे, राइट? मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली वी विल बी डीलिंग विथ कौन सा वाला क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, ऑब्वियसली। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी गई है कि जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके मुकाबले, उनके कंपैरिजन में द नंबर ऑफ यूनिट्स आर वेरी लेस। मतलब कुछ यूं समझो, जैसे एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के 10 नाम हैं, यानी कि बच्चे 10 हैं, नाम भी 10 हैं। ठीक है, एक सिचुएशन ये हो सकता है कि क्लास में 10 बच्चे हैं लेकिन नाम सिर्फ 3 हैं। मतलब क्लास में से 3 ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम है रोशनी, क्लास में 2 ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम है रोहन, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि बच्चे तो 10 हैं लेकिन काफी बच्चे हैं जिनका सेम नाम है, तो इसीलिए कुल मिला के टोटल 3 ही यूनिक नाम है उस क्लास में, है ना? तो कुछ इसी तरह का सिचुएशन यहां पर भी है, जहां पर फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारे हैं लेकिन जो यूनिट्स हैं वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? 2 कारण हैं। पहला कारण, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो अलग अलग क्वांटिटीज हैं बट उनके यूनिट सेम हैं, जैसे कि वर्क एंड एनर्जी, दे आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बट दोनों की यूनिट है जूल। दूसरा रीजन ये है कि काफी सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनकी जो यूनिट होती है दूसरे यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से वो बना लेते हैं। जैसे मान लो जब मुझे लेंथ मेजर करना होता है, राइट, तो हम मीटर या सेंटीमीटर का यूज करते हैं, लेकिन जब मुझे एरिया मेजर करना होता है, राइट, तब हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? कोई नया यूनिट नहीं लाते हैं हम, तब हम यूज करते हैं मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली मीटर, 2 मीटर के कॉम्बिनेशन से बना दिया मीटर स्क्वायर, एक एरिया का यूनिट बन गया। जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं मीटर से, हम टाइम मेजर करते हैं सेकंड से, तो मीटर और सेकंड ये 2 अलग अलग यूनिट्स हैं। लेकिन जब हम स्पीड मेजर करते हैं तो हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना लेते हैं एक यूनिट जो कि है मीटर पर सेकंड, राइट? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज अपने यूनिट्स बना लेते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि यूनिट्स को हम कैसे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला बेसिक यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। तो बेस यूनिट्स या फिर फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? तो ये जो यूनिट्स होते हैं ना, दे आर लाइक द ओरिजिनल यूनिट्स, मतलब इनमें ओरिजिनलिटी होती है, ये दूसरों के यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे वो सुना है ना, यूट्यूब ओरिजिनल्स, अमेजॉन ओरिजिनल्स, मतलब जो उनकी ओरिजिनल सीरीज होती है उनमें वो ये ओरिजिनल वर्ड डाल देते हैं, है ना? तो उसी तरीके से देखो, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर जो है लेंथ का खुद का यूनिट है, वो किसी और के यूनिट से डिराइव्ड नहीं है। टाइम का यूनिट सेकंड इज अ बेस यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन इज अ बेस यूनिट, राइट? मास का यूनिट किलोग्राम इज अ बेस यूनिट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेस यूनिट्स के या फिर फंडामेंटल यूनिट्स के। अब बात आती है डिराइव्ड यूनिट्स की। नाम से ही पता चल रहा है कि इन्हें हम किसी और यूनिट से डिराइव करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप सोच सकते हो, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था यार। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ये हमने लेंथ के यूनिट से डिराइव किया। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर और सेकंड ये 2 यूनिट से डिराइव किया। डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, इसे भी केजी और मीटर से डिराइव किया। तो इस तरह के यूनिट्स को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। यहां तक क्लियर है? तो यहीं पर इंट्रोड्यूस करेंगे हम एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या होता है? एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो ये एक ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि अलग अलग जगहों में
मतलब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जगहों में हम बहुत सारे लोकल यूनिट्स यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब अपने घर से बाहर निकल के बगल वाली गली में माला खरीदने जाती हूँ, राइट, तो जो आंटी होती है उन्हें हम कहते हैं कि आंटी 2 हाथ माला दे दो, तो आंटी यूं माला मेजर करती हैं और हमें दे देती हैं, राइट। सो दैट इज हर वे ऑफ मेजरमेंट। अब आंटी के पास जाके मैं बोलती हूँ कि भाई 2 हाथ माला दे दो, आंटी तो समझ जाती है। अब कल अगर मैं फ्रांस चली जाऊं और वहां जाके दुकानदार को बोलूं कि गिव मी 2 हैंड माला, वो तो बेचारा क्लूलेस हो जाएगा। He will not understand how much is 2 hand or 2 हाथ माला, right? So basically this is where we need a global system for measurement, ताकि चाहे बंदा गांव में हो, चाहे बंदा शहर में हो, चाहे बंदा यूरोप में हो, यूएस में हो, कहीं भी हो, it will be the standardized system. सबको पता होगा how much is 1 kg, how much is 1 liter, how much is 1 meter and so on. तो इसीलिए आया ये एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास होते हैं टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स या फिर टोटल 7 बेस यूनिट्स, और बाकी के जो यूनिट्स हैं दे आर ऑल डिराइव्ड यूनिट्स। अब जाहिर सी बात है कि चूंकि सिर्फ 7 बेस यूनिट्स हैं, जानना तो बहुत 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 ज़रूरी है कि ये कौन से 7 बेस यूनिट्स हैं। चलो देखें। तो हमारे 7 बेस यूनिट्स, उससे पहले जानना होगा कि 7 बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो ये होती है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं बेस यूनिट्स, जैसे कि मीटर लेंथ के लिए, केजी या फिर किलोग्राम मास के लिए, सेकेंड टाइम के लिए, एम्पियर करंट के लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, और कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं मेजरमेंट की। तो सबसे पहले बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं? तो जनरली हम यूज करते हैं मीटर स्केल, जो कि 10⁻³ से लेकर के 10⁻² मीटर्स तक की लेंथ मेजर कर सकता है। अब इस तरह की चीज़ें आपने कहाँ देखी है डे टू डे लाइफ में? जैसे आप ध्यान दिए होंगे तो जो कपड़ों की दुकान होती है ना, जहाँ पर जो शॉपकीपर होते हैं उनके पास ना ऐसी लंबी लंबी रॉड्स होती हैं, राइट। जब आप बोलते हो कि भाई अंकल मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर्स कपड़ा दे दो, वो उस रॉड से मेजर करते हैं, राइट। सो दे हैव दैट मीटर रॉड। हमारे घरों में आमतौर पर इस तरह की मेजरिंग टेप मिलती है, राइट, हम रखते हैं, जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं इन डे टू डे लाइफ। सो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे हम डे टू डे लाइफ में लेंथ मेजर करते हैं। लेकिन चैलेंज तब आता है कि अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा लेंथ मेजर करना हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये मेजर करना हो कि भाई अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है, नाउ दैट इज़ ह्यूज, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है बीच में, राइट, बहुत लंबा लेंथ मुझे मेजर करना है। सो ऑब्वियसली आई कांट यूज़ अ मीटर रॉड और अ मेजरिंग टेप। तो यहां पर हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हमें बहुत छोटे डिस्टेंसेस मेजर करना हो, जैसे कि लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट एटम्स, न्यूक्लियस, मतलब उस लेवल पे जाकर अगर हमें डिस्टेंसेस मेजर करनी हो, तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट वेरी 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 स्मॉल लेंथ्स। तो वहाँ पर हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि टनल माइक्रोस्कोपी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो चलो अब बारी है पैरेलैक्स मेथड को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की। तो ये पैरेलैक्स मेथड है क्या? पैरेलैक्स ये एक इफेक्ट है जो ये कहता है कि अगर हमारे पास लेट अस से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, जब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से देखूंगी और जब मैं इसे यहां से देखूंगी, राइट, तो इन 2 डिफरेंट पोजीशन से जब मैं इस सेम ऑब्जेक्ट को देखूंगी तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन और डायरेक्शन डिफर करेगा, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं पैरेलैक्स, ठीक है। तो यहां पर हमने इस ऑब्जेक्ट को 2 अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखा, एक ये और दूसरा ये। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं बेसिस। तो चलो मैथमेटिकली देखते हैं कि किस तरह से पैरेलैक्स मेथड के हेल्प से हम 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पैरेलैक्स मेथड को थोड़ा और अच्छे से और डिटेल में समझने के लिए। द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स A and B ऑन अर्थ।
The angle theta subtended at the moon by the two directions of observation is 1 degree 54 minutes. Given the diameter of the earth to be 1.276 into 10 to the power 7 meters, compute the distance of the moon from the earth. ठीक है, तो ये हमारा अर्थ है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कहाँ से, 2 पॉइंट से, और वो 2 पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट है. मतलब अगर एक पॉइंट यहाँ पर है तो दूसरा पॉइंट इस डायमीटर के ऑपोजिट एंड में है. ठीक है, तो लेट अस सपोज ये पॉइंट ए है तो फिर ये पॉइंट बी है. और अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये जो 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं बेसिस. ठीक है, तो यहां पर ए बी जो लेंथ है वो हमारा बेसिस है. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर्स, यानी कि इस ए बी की लेंथ दी हुई है. ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये कहा गया है कि ये जो दोनों पॉइंट है ए और बी, ये मून पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, एज इन इसको अगर हम यूं ज्वाइन कर दें. ठीक है, उसी तरह इस पॉइंट को भी अगर हम यूं ज्वाइन कर दें. ठीक है, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन के हिसाब से, इट इज 1 डिग्री 54 मिनट्स. ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ. लेट अस से ये जो डिस्टेंस है दिस इज डी, तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर डी की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम वो पैरेलक्स वाला कॉन्सेप्ट लेते हुए चलेंगे. तो देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स. सिर्फ इस सिचुएशन को समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें, लेंथ की अगर हम बात करें, तो ये जो कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी जो है दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द लेंथ ए बी जो कि हमारा बेसिस है ना. डी की जो डिस्टेंस है, मतलब मून और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज रियली वेरी लार्ज, राइट. तो ये इससे काफ़ी बड़ा है. तो हम क्या कह सकते हैं हमारे मैथमेटिक्स के लॉजिक से कि थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी. अब आप कहोगे कि ये मैंने कैसे लिख दिया अचानक से. अब देखो इसे ऐसे देखो कि लेट अस सपोज कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना, लेट अस से दिस पॉइंट इज एम, ये हमारा मून है. तो एज्यूमिंग कि ये एम जो है ये मेरा सेंटर है और ये जो कैपिटल डी है दिस इज माय रेडियस. ठीक है, तो अगर इस रेडियस के अबाउट हम एक सर्कल बनाएंगे तो यूं बड़ा सा एक सर्कल बनेगा, नहीं. तो उस सर्कल को अगर आप सोचो तो क्या है, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज एन आर्क. ऐसा ही कुछ हो रहा है, राइट. तो अब आप देखो क्या होता है, जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर होता है दैट इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस. तो रेडियस यहाँ पे कैपिटल डी है और आर्क लेंथ यहाँ पे क्या है, ए बी या फिर बी, मतलब बेसिस. तो बेसिकली बेसिस को हम बी से डिनोट किए हैं यहाँ पर. ठीक है, अब सबको समझ आएगा ये कहाँ से आया. अब मुझे निकालना क्या है, मुझे तो कैपिटल डी की वैल्यू निकालनी है विच इज इक्वल टू बी बाई थीटा. बी की वैल्यू तो भाई दी हुई है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7. थीटा का क्या चक्कर है, थीटा की भी एक्चुअली वैल्यू तो दी हुई है बट थीटा में ना एक लफड़ा है. क्या लफड़ा है, थीटा जो है डिग्री और मिनट्स दोनों चीज़ों में दी हुई है, तो इसका थोड़ा सा हमें यूनिट चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, सो थीटा फिलहाल तो 1 डिग्री 54 मिनट्स है, बट हमें क्या पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो उसके हिसाब से 54 मिनट्स कितना हो जाएगा. तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री. तो 54 मिनट्स विल बी 1/60 इंटू 54, करेक्ट. तो ये हो जाएगा 0.9 डिग्री. तो फिर 1 डिग्री 54 मिनट्स कितना हो जाएगा, 1 डिग्री प्लस 0.9 डिग्री, क्योंकि 54 मिनट्स इज एक्चुअली 0.9 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1.9 डिग्री. ठीक है, अब डिग्री से तो चलेगा नहीं काम, इसे मुझे रेडियन में करना पड़ेगा चेंज. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका डिवीजन करना है ना. तो इस डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, ये भी हमने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है, राइट. डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्या होता है, हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन. क्यों, क्योंकि 2 पाई रेडियन जो होता है दैट इज 360 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना. तो 1 डिग्री इज पाई बाई 180 रेडियन, देयरफॉर 1.9 डिग्री कितना हो जाएगा, 1.9 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180.
इतना रेडियन। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू रेडियन में मिल गई, तो अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगी, तो कैपिटल डी क्या हो जाएगा 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई, इसके जगह हम लिख देंगे 1.9 इंटू पाई बाई 180। तो इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0331 रेडियन। ठीक है, तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 38.54 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर्स। So this is the distance between the sun and between the moon and the earth. ठीक है, तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से हमने कैपिटल डी की वैल्यू निकाल ली। सबको समझ आ गया कि कॉन्सेप्ट कैसे लगाया हमने? अमेजिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लेंथ की रेंज की बात करें तो कुछ तो बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं, राइट? तो इनके लिए हम कुछ स्पेशल यूनिट्स भी यूज करते हैं। जैसे जब हम बहुत छोटे लेंथ्स की बात करते हैं तो वहां पर हमारे कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं, जैसे कि एंगस्ट्रॉम एंड फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर्स एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर्स। दूसरी तरफ व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सट्रीमली लार्ज लेंथ्स, तो यहां पर हमारे दो स्पेशल यूनिट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर। तो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? तो बेसिकली वी डिफाइन वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 AU, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, विच इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स। ठीक है, दूसरा स्पेशल यूनिट है लाइट ईयर। कैन यू गेस व्हाट कुड बी लाइट ईयर? Light, distance traveled by the light in 1 year, that's light year. Easy to remember, isn't it? So how much is 1 light year? So 1 light year is equal to 9.46 into 10 to the power 15 meters. तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिससे हम बहुत बड़े और बहुत छोटे लेंस को मेजर कर सकते हैं। अमेजिंग। तो चलो अब बात करते हैं अबाउट मेजरमेंट ऑफ मास। मास को कैसे मेजर करते हैं? याद है वीडियो की शुरुआत हुई थी दुकान जाकर राइस खरीदने से। कैसे मेजर किया था राइस हमने? केजी, एग्जैक्टली। तो एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, दैट इज किलोग्राम। और मास को हम मेजर कैसे करते हैं? सो नॉर्मली हम मास को कॉमन बैलेंस से मेजर करते हैं, जो इनफैक्ट दुकान वाले अंकल के पास भी होती है, राइट? लेकिन यहां पर भी वही सवाल कि अगर मास बहुत कम हो, यानी कि बहुत लाइट ऑब्जेक्ट हो या फिर बहुत हेवी ऑब्जेक्ट हो, इनके केसेस में ये कॉमन बैलेंस काम नहीं आता है। तो जब बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होता है तो वी यूज ग्रेविटेशनल मेथड, और जब बहुत लाइट ऑब्जेक्ट होता है तो वी यूज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। हालांकि वी विल नॉट गेट इनटू देयर डिटेल्स, बट चूंकि हमने केमिस्ट्री साथ में पढ़ी थी तो यहां पर एक छोटी सी चीज हम याद करेंगे। याद है केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि हम छोटे छोटे चीज़ों की मासेस निकालते थे, राइट? जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ एटम, इनकी हम बातें करते थे। तो ये तो बहुत ही लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की मासेस हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक स्पेशल यूनिट के बारे में भी डिस्कस किया था, एंड दैट वाज AMU, एग्जैक्टली, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। और हम एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन करते थे? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ C12, यानी कि कार्बन 12 एटम, राइट? मास की अगर रेंज की बात करें तो एक तरफ है इतू सा अपना इलेक्ट्रॉन, जिसका मास का जो ऑर्डर है दैट इज 10 टू द पावर -30 kg, और दूसरी तरफ अगर चले जाएं मास ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का जो मास है दैट इज 10 टू द पावर 55 kg। सो लुक एट द रेंज। तो इतू सा से लेकर के इतना बड़ा, सो दैट्स द रेंज ऑफ मासेस। तो चलो अब बात करते हैं अबाउट मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम को मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज सेकंड। इनफैक्ट ये जो पिक्चर आपको दिख रही है स्क्रीन पर, दिस इज द फर्स्ट एटॉमिक क्लॉक। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर कि किस तरह से ये 1 सेकेंड का कॉन्सेप्ट आया। सो इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम एटम। इनफैक्ट इसी प्रिंसिपल के आधार पर ये पहला एटॉमिक क्लॉक भी डिजाइन किया गया था। सो डू यू नो हाउ एग्जैक्टली 1 सेकेंड केम इनटू पिक्चर? सो 1 सेकेंड इज द टाइम नीडेड फॉर 9192633770 वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम 133। यस, isn't that interesting? तो इस तरीके से हमने टाइम को मेजर करना शुरू कर दिया। अब देखो यार, जहां पर हम मेजरमेंट की बात करते हैं ना, हम सभी चाहते हैं कि हमारा मेजरमेंट बिल्कुल
एग्जैक्ट आए, एक्यूरेट आए। भाई अगर अंकल को हमने बोला है कि अंकल हमें ना 5 किलो राइस चाहिए, तो हम चाहते हैं कि अंकल हमें 5 kg ही राइस दे, ना तो 5.5 kg दे और ना ही 4.5 kg दे, राइट। तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि मेजरमेंट एक्यूरेट हो। अब इसी बात पर दो ऐसे टर्म्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, एक तो है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीशन। बहुत से लोगों को लगता है कि ये दोनों ना लगभग सेम चीज़ है। बहुत बार लोग एक्यूरेट और प्रिसाइज इनको सिनोनिमसली यूज कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो चलो समझते हैं व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीशन। तो जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू के कितने पास है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, जैसे लैब वगैरह पे आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तो लेट्स से कि आप ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो जिसमें ना यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो तो आपकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 9.8 नहीं भी आती है। कई बार इट कुड बी 9.6, इट कुड बी 9.7। वाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी एरर्स इन द सराउंडिंग्स, करेक्ट। तो अब ये हो गई आपकी मेजर्ड वैल्यू, राइट। तो आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से या फिर एक्यूरेट वैल्यू से कितना पास है वो बताता है एक्यूरेसी, ठीक है। प्रिसीशन क्या है? प्रिसीशन ये बताता है कि जब भी हम कोई भी वैल्यू को मेजर करते हैं तो हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, राइट। ये भी आपने देखा होगा अपने साइंस लैब में। तो आपके जो मल्टीपल रीडिंग्स हैं वो सारी वैल्यूज एक दूसरे के कितने पास है, राइट। मतलब पहली रीडिंग ली तो मेरा रीडिंग आया 10, दूसरी रीडिंग में आया 10.01, तीसरा रीडिंग आया 9.999। इसका मतलब ये जो तीनों वैल्यूज़ है ना ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, यानी कि मेरा जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है। लेकिन मान लो पहला रीडिंग लिया 10, दूसरा रीडिंग 20, तीसरा रीडिंग 50, प्रिसाइज तो किसी एंगल से नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज़ एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, राइट। तो चलो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं इस डार्ट का। फिर से अपनी बच्ची के इस खिलौने का यूज़ करूँगी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो मेरे हाथ में क्या है? 2 बॉल्स हैं, ठीक है। अब मेरी कोशिश क्या रहेगी? मेरी कोशिश रहेगी कि इस डार्ट का जो बीच वाला जो सेंट्रल रेड स्पॉट है मुझे उसे हिट करना है। मुझे निशाना ऐसे लगाना है कि ये बॉल जो है ना वो रेड वाले स्पॉट पे जाए, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट एक्यूरेट कब होगा? जब मेरी बॉल वो रेड वाले रीजन के अंदर होगी, ठीक है। मतलब वो जो रेड वाला रीजन है दैट इज माई ट्रू वैल्यू, दैट इज माई एक्चुअल वैल्यू। तो मुझे देखना है कि मेरी बॉल उस रेड रीजन के कितना पास जा पाती है, ठीक है। और मेरा रिजल्ट प्रिसाइज कब होगा? जब ये दोनों बॉल्स, क्योंकि ये 2 अटेम्प्ट लूंगी ना मैं, मेरे पास 2 बॉल्स हैं, तो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के कितने पास हैं, दैट विल टेल माई प्रिसीशन, ठीक है। चलो शुरू किया जाए, एक गेम हो जाए। चलो निशाना लगाते हैं एंड हियर यू गो। तो अब देखो पहले केस में क्या दिख रहा है कि जो दोनों बॉल्स हैं वो रेड वाले रीजन के अंदर ही है, यानी कि हाई एक्यूरेसी, और ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के भी बहुत पास है, यानी कि हाई प्रिसीशन। अब अगर हम सेकंड केस की बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो दोनों बॉल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत पास तो नहीं है, जिसकी वजह से प्रिसीशन इज लो, लेकिन ये दोनों ही जो है ये रेड वाले स्पॉट से काफी पास हैं, तो यानी कि एक्यूरेसी इज हाई, ठीक है। अब बात करते हैं इस तीसरे केस की। तीसरे केस में क्या हो रहा है? देखो ये जो दोनों बॉल्स है ना ये रेड वाले स्पॉट से तो बहुत दूर है भाई, तो इसका मतलब एक्यूरेसी लो है, लेकिन ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं, यानी कि प्रिसीशन इज हाई। तो आई होप विद दिस यू अंडरस्टैंड कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन 2 अलग चीजें हैं और 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। अब जहां जहां मेजरमेंट वहां वहां एरर, दोनों इनफैक्ट हाथ पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जब कभी भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर इन्वॉल्व होती है, एंड एनी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रूम है, इस रूम के अंदर 10 बंदे हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि काउंट द नंबर ऑफ पीपल इन द रूम, तो आप आराम से 1 2 3 4 काउंट कर लोगे और बता दोगे 10। अगर मैं पूछूं काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन द रूम, तो क्या आप ऐसे 1 2 3 4 करके काउंट कर पाओगे? नहीं। बट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप उसमें
कैलकुलेशन लगाओगे कि ये रूम का साइज है तो इसमें इतने एटम्स होने चाहिए वगैरह वगैरह, एंड यू विल ट्राई टू कैलकुलेट। नाउ द मोमेंट आप कुछ कैलकुलेटेड क्वांटिटी निकालते हो बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यूज, तो वहां पर क्या आ जाता है? एरर। तो इस कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एनी कैलकुलेटेड वैल्यू बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यूज इन्वॉल्व्स एरर। तो एरर्स दो तरीके के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर नाम में ही है सिस्टमैटिक, तो काफ़ी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड सॉर्ट ऑफ एरर है। ये ऐसे एरर हैं जिनका एक यूनिफॉर्म इफेक्ट रहता है ऑन द रिजल्ट। तो चाहे आप कितनी बारी मेजरमेंट कर लो, हर मेजरमेंट पे आपको बिल्कुल सिमिलर टाइप का एरर मिलेगा। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर्स जो है ये कई रीजन से होते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन जो होता है दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, या तो उसके कैलिब्रेशन में कुछ इशू है या फिर कुछ तो इशू उस इंस्ट्रूमेंट में ही है। तो अब क्या होगा, जितनी बार आप उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे हर बार आपके मेजरमेंट में वही एरर आएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस सपोज ये जो वेइंग मशीन है मेरे घर पर, इस मशीन के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है कि इसमें कभी भी वजन करो 1 kg ज्यादा ही आता है। आई नो दैट्स क्वाइट डिप्रेसिंग, बट क्या करें, ऐसा ही है। तो चाहे मैं वजन करूं चाहे कोई और वजन करे, एवरी टाइम द वेट इज +1 kg। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो मेरा रिजल्ट है दैट इज ऑलवेज हैविंग दैट सेम एरर, ऑलवेज +1 kg, है ना। सो दिस इज अ सिस्टमैटिक एरर एंड दिस इज ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दूसरा रीजन होता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी कि उसे मेजर करने का जो तरीका है ना, उस तरीके में कुछ प्रॉब्लम है। हम फीवरिश फील करते हैं तो हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए। आपने देखा होगा कि अगर आप थर्मोमीटर अंडर द टंग रखो, ठीक है, और अगर आप थर्मोमीटर अंडर योर आर्मपिट रहो, इन दोनों केसेस में अंडर द आर्मपिट जो टेम्परेचर आता है दैट इज ऑलवेज लेसर। ऐसा क्यों? सो इसमें थर्मोमीटर तो वही है ना, और हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी वही है, बट इट इज बिकॉज ऑफ द टेक्निक दैट वी आर यूजिंग टू मेजर द टेम्परेचर कि इन दोनों पोजीशन में टेम्परेचर्स अलग आती हैं। तो अगर हर बार आप इसे अंडर द आर्मपिट रखोगे तो आपको टेम्परेचर स्लाइटली लोअर ही दिखाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हाउ वी आर मेजरिंग या फिर व्हाट इज द टेक्निक दैट वी आर यूजिंग टू मेजर, दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल। तीसरा रीजन पर्सनल एरर्स, यानी कि कुछ हमारी गलती होती है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे जब भी थर्मोमीटर में टेम्परेचर देखना होता है, आइडियली मुझे ऐसे देखना चाहिए, राइट, एट आई लेवल। ठीक है, बट मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा थर्मोमीटर ऐसे ही पकड़ती हूँ और यूं देखती हूँ नीचे से। तो क्या होगा, क्या मुझे बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर दिखेगा? नहीं दिखेगा, राइट, क्योंकि मैं ऐसे पोजीशन चेंज कर दे रही हूँ ना इसका, तो मुझे सही नहीं दिखेगा। बट चूंकि ये मेरी हैबिट है तो एवरी टाइम आई ऑब्जर्व द टेम्परेचर, आई ऑब्जर्व इट दिस वे। तो यानी कि यहाँ पर एक पर्सनल एरर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हर बार मैं टेम्परेचर मेजर करूंगी, मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, बट हर बार का जो एरर है ना दैट विल बी द सेम टाइप ऑफ एरर, क्योंकि हर बार मैं थर्मोमीटर को अपने यूं राइट साइड पे यूं नीचे रख के ही देखूंगी, है कि नहीं। सो दीज आर द 3 डिफरेंट रीजंस फॉर सिस्टमैटिक एरर्स। तो हम इन सिस्टमैटिक एरर्स को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? सबसे पहले सिलेक्ट बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ घपले ना हो, तो इंस्ट्रूमेंट अच्छा सिलेक्ट करना होगा। दूसरा, इंप्रूव मेजरिंग टेक्निक्स, सही टेक्निक से मेजर करना होगा ताकि हमें टेम्परेचर सही दिखे या फिर जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसकी सही मेजरमेंट मिले। और तीसरा, अवॉइड केयरलेसनेस, टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस बिफोर मेजरिंग, कि यार मेरी हैबिट है ऐसे मेजर करना बट दैट इज नॉट राइट, तो मेजर हमेशा ऐसे ही करना है, राइट। सो वी हैव टू फॉलो द प्रॉपर प्रिकॉशंस बिफोर वी मेजर। रैंडम मतलब समथिंग विच इज अनप्रेडिक्टेबल, अचानक, अनएक्सपेक्टेड। तो ये कुछ इरेग्युलर एरर्स होते हैं जो कुछ अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल रीजंस की वजह से होते हैं। जैसे मान लो आप कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, आप कुछ मेजर कर रहे थे, अचानक से वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया। अब मैंने नहीं किया वोल्टेज फ्लक्चुएट, वो खुद से हो गया, राइट। तो क्या हुआ, आपकी जो मेजरमेंट है वो चेंज हो गई। अब जब आपने अगली मेजरमेंट ली तब वोल्टेज बिल्कुल नॉर्मल था, तो जिसकी वजह से ये वाला जो मेजरमेंट है इसमें आपको वो एरर नहीं दिखेगा, राइट। तो ये इरेग्युलर एरर है इन द सेंस कि एवरी टाइम आप मेजरमेंट लो जरूरी नहीं है कि आपको ये एरर मिले। क्यों? क्योंकि ये अचानक से ड्यू टू सम रैंडम बिहेवियर ये एरर होता है।
तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट लीस्ट काउंट एरर। ये क्या होता है? तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब द लीस्ट वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, सबसे छोटी वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकती है। हम समझेंगे इसे स्केल के हेल्प से, ठीक है। तो मेरे पास ये स्केल है, फिलहाल हम फोकस करेंगे इसके सेंटीमीटर स्केल पर, सेंटीमीटर वाले साइड पर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, मेरी ऐसी बनी हुई है लाइंस, जो कैलिब्रेशन है वो कैसी है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इनफैक्ट 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच में भी ऐसे छोटे छोटे 10 लाइंस बनी हुई हैं जो हमें बताती हैं कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं आपको कहूं कि यार इस स्केल के ऊपर 1.5 मेजर करना है, तो आप बिल्कुल एक्यूरेटली कर पाओगे क्योंकि आपको 1.5 वाली एक लाइन दिख रही है, सो यू कैन एक्यूरेटली मेजर 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेजर करो 1.56 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा इशू आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1.5 आपको पता है कौन सी लाइन है, 1.6 आपको पता है कौन सी लाइन है। अब ये पता है कि 1.56 जो है ये वो 1.5 और 1.6 के बीच में कहीं पर होगी, बट एग्जैक्टली कहां पर होगी पता नहीं। तो यानी कि द मोमेंट हम 1.56 मेजर करने जाएंगे उसमें काफी सारा एरर इन्वॉल्व होगा, और इस तरह के एरर को हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर अराइजेस ड्यू टू द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितने छोटे वैल्यू तक मेजर कर सकता है। अगर आप उससे भी छोटी वैल्यू उससे मेजर करने जाओगे तो उसमें एरर इन्वॉल्व होगा, एंड दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो अगर हम इस स्केल की बात करें तो इसका जो लीस्ट काउंट एरर, जिसका जो लीस्ट काउंट था दैट वाज 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर तक ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, उसके छोटी वैल्यूज जो होंगी उसमें एरर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आप बहुत कॉमनली अपने लैब में यूज करते हो दैट इज वर्नियर कैलिपर्स, राइट। वर्नियर कैलिपर्स में एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, हम सभी को पता है, करेक्ट। तो हम क्या कहते हैं कि जब मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड कर जाते हैं तब हम कहते हैं कि उसमें जो है लीस्ट काउंट एरर नहीं है। तो वर्नियर कैलिपर्स के अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज कुछ ऐसा दिखता है, ये भी आपने अपने लैब में देखा होगा जरूर से। तो स्क्रू गॉज में क्या होता है, इससे भी हम छोटे छोटे चीजों की लेंथ्स मेजर करते हैं, राइट। जैसे कोई वायर का डायमीटर मेजर करना हो, मतलब उतने छोटे लेंथ्स को हम इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक मेन स्केल होता है जो कि ये लीनियर स्केल है, ये वाली स्केल है, राइट, और एक इसका ये सर्कुलर स्केल होता है, ये वाला, ठीक है। तो इसके केस में हम क्या कहते हैं कि जब हम इसे पूरे अच्छे तरीके से टाइटली बंद कर दें और तब अगर सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड कर जाता है तब हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो 0 एरर है दैट इज नॉट देयर। तो सवाल फिर से वही उठता है कि हम लीस्ट काउंट एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है कि खूब सारे मेजरमेंट्स ले लो और उसके बाद उनका एवरेज निकाल लो, क्योंकि अगर हम एक ही मेजरमेंट पे रिलाई करेंगे तो एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर हम उसी की जगह 10 मेजरमेंट्स ले लें और उनका एवरेज निकाल लें तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी मोर एक्यूरेट, राइट। तो हम एरर्स को थोड़ा मिनिमाइज कर पाएंगे। तो चलो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सो ध्यान से सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट क्या एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, मॉड के अंदर हम डाल देते हैं डेल्टा ए। बोलने का मतलब है कि लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, जिस क्वांटिटी को हमने 10 बार मेजर किया, और जब हमने इसे 10 बार मेजर किया तो मेरी कुछ इस तरीके से रीडिंग्स आई, A1, A2, A3 ऐसे करते करते अप टू A10, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कितनी बार मेजर किया है, 10 टाइम्स, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसका एवरेज लेना हो जिसे हम कहते हैं ए मीन, तो वो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस अप टू A10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि है 10, ठीक है। अब अगर मुझे इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर निकालना हो कि भाई जो एक मेजरमेंट है जैसे कि A1 में कितना एरर है, A2 में कितना एरर है, अगर ये निकालना हो तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा A1,
ठीक है, मतलब एरर इन A1 दैट इज इक्वल टू कि ये मीन से कितना दूर है, राइट मतलब जो एवरेज वैल्यू है इस क्वांटिटी की उस वैल्यू से A1 जो मेरा मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी दूर है, वो कैसे निकालेंगे, A मीन माइनस A1। उसी तरीके से अगर मुझे निकालना हो कि A2 जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसमें कितनी एरर है, तो इसमें भी वही करेंगे, जो मेरी एवरेज वैल्यू है उसमें से देखेंगे कि वो एवरेज वैल्यू से कितनी दूर है, एंड सो ऑन हम करेंगे सभी के लिए। तो AN जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, AN नहीं बेसिकली A10 जो है वो हो जाएगा A मीन माइनस A10, राइट। तो अब ये जो मेरी वैल्यूज आएंगी हम देखेंगे कि इनमें से कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और कुछ वैल्यूज नेगेटिव होंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो एवरेज है ना, फॉर एग्जांपल ये जो मेरी मेजरमेंट वैल्यूज है, लेट्स से ये कम है, ये ज्यादा है, लेकिन जो मीन है वो बीचों बीच का वैल्यू होगा, राइट। तो इधर की वैल्यूज चूंकि कम है, इनमें से हम इनसे मीन ज्यादा होगा, इधर की वैल्यूज चूंकि ज्यादा है तो इनसे मीन कम होगा, करेक्ट। तो जब हम मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इधर वाली वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, मतलब इधर वाली वैल्यूज का जो एरर है वो नेगेटिव आएगा, इधर का पॉजिटिव आएगा। तो बेसिकली इन्हें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ पॉजिटिव आएंगे और कुछ नेगेटिव आएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं तो हम एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट एरर इज मॉड ऑफ डेल्टा ए, यानी कि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। मॉड मतलब मॉड्यूलस लग गया, मतलब अंदर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमको तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलना है, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस मॉड को भूलना नहीं है, मॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एब्सोल्यूट एरर से हमें पता क्या चलता है कि जो इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यूज हैं, राइट, उनमें कितना एरर है, मतलब डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी हम कैसे निकाल रहे हैं, बाय देयर एवरेज, राइट। तो ये है एब्सोल्यूट एरर। अब बात करते हैं दूसरे एरर की, विच इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव मतलब हम किसी और के, किसी दूसरे चीज के रिलेशन में बताएंगे इस एरर को। तो दिस इज बेसिकली द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अब मीन वैल्यू क्या है ये तो हमने देखा, लेट अस सपोज वही सेम एग्जांपल, कोई एक क्वांटिटी है जिसकी 10 मेजरमेंट ली है हमने या n मेजरमेंट्स ली है, तो A मीन क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 अप टू AN डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऐसे हम A मीन निकालेंगे, ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, देखो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 डेल्टा A2, मतलब मॉड ऑफ डेल्टा A1 मॉड ऑफ डेल्टा A2, यही तो होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यूज की होती है। तो डेल्टा A1 हो जाएगा A1 का, डेल्टा A2 हो जाएगा इसका, मॉड ऑफ डेल्टा A3 हो जाएगा इसका, राइट। बट हमें इनका मीन चाहिए, यानी कि डेल्टा A का भी हमें मीन चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये हो गया डेल्टा मीन। अब इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज डेल्टा A मीन डिवाइडेड बाय A मीन, उसे हम कहते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हमें बताता है कि कितना एरर है with respect to the true value of the quantity, with respect to the average value of the quantity, इसीलिए नाम है रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर से काफी ज्यादा लिंक्ड होता है परसेंटेज एरर, जो कि क्या होता है, रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वेरी सिंपल, तो इसे हम जनरली डिनोट करते हैं डेल्टा A से, ठीक है। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, जो रिलेटिव एरर की वैल्यू है उसी के साथ बस इनटू 100 कर दो, बस दैट्स इट। तो मतलब जो हमारा रिलेटिव एरर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 100, तो आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में, और वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। यानी कि जो रिलेटिव एरर था वो क्या था, रिलेटिव एरर बोले तो डेल्टा A मीन डिवाइडेड बाय A मीन, यही तो था मेरा रिलेटिव एरर। अब इसी के साथ जब हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे परसेंटेज के फॉर्म्स में निकालेंगे तो वो हो जाएगा मेरा परसेंटेज एरर। तो चलो एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। In successive measurements of period of oscillation of pendulum, the readings turn out to be 2.63 seconds, 2.56 seconds, 2.42 seconds, 2.71 seconds and 2.80 seconds. Calculate the absolute error, relative error और percentage error. तो इन सारे errors को हमें calculate करना है, ठीक है। कुछ भी कैलकुलेट करने से पहले तो बेसिकली ये वैल्यूज क्या है, ये मेरी A1, A2, A3, A4 और A5 की वैल्यूज है,
ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनकी मीन वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि ए मीन की ज़रूरत सब जगह पड़ेगी। ठीक है, तो ए मीन क्या हो जाएगा 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, सो डिवाइडेड बाई 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.62 सेकेंड्स। ठीक है, ये मेरा ए मीन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे, यानी कि डेल्टा A1 का मॉड निकालेंगे, ठीक उसी तरह से डेल्टा A2 का मॉड निकालेंगे, उसी तरीके से डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5, ये सारे निकालेंगे। ऐसे ही तो निकलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 माइनस ए मीन यानी कि 2.62, ये हो जाएगा A2 माइनस ए मीन यानी कि 2.62, ये हो जाएगा A3 माइनस ए मीन यानी कि 2.62। ठीक है, इसको आप कैसे भी ले सकते हो, 2.62 माइनस A1 ऐसे भी ले सकते हो, बट एनीवेज दिस इज इनसाइड मॉड्यूलस, तो आपका जो रिजल्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अब सभी लोग खुद से ये वैल्यूज तो डाल ही लेंगे A1 A2 A3 A4 A5 की। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा A1 की अगर बात करें तो इस केस में हम A1 की वैल्यू डालते हैं। सो व्हाट इज A1, A1 इज 2.63 माइनस 2.62 इसका मॉड, सो दिस इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका एब्सोल्यूट एरर होगा। ठीक उसी तरीके से आप बाकियों के लिए भी निकाल लो, तो ये आपका निकल गया क्या, एब्सोल्यूट एरर। अब बात करते हैं रिलेटिव एरर की। अब रिलेटिव एरर निकालने के लिए मुझे डेल्टा ए का मीन चाहिए होगा, राइट? तो डेल्टा ए का मीन कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं यानी कि डेल्टा A1 का मॉड प्लस डेल्टा A2 का मॉड प्लस डेल्टा A3 का मॉड प्लस डेल्टा A4 का मॉड प्लस डेल्टा A5 का मॉड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज 5। तो इन सब की जो वैल्यूज आएंगी वो सारी वैल्यूज डाल दो और डेल्टा ए मीन की वैल्यू निकाल लोगे आप यहाँ पर। इनफैक्ट जब आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 0.11 सेकेंड। ठीक है, अब आसानी से आप रिलेटिव एरर निकाल सकते हो। रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू डेल्टा ए मीन विच इज 0.11 डिवाइडेड बाई ए मीन यानी कि 2.62, सो दिस विल कम आउट टू बी 0.04। तो ये हो गया रिलेटिव एरर। अब बात करते हैं परसेंटेज एरर की। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यानी कि 4%। सिंपल। तो अब हम बात करेंगे अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो जब कभी भी हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक तीसरा फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जो मेरा रिजल्ट है उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द सम और द डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि अगर मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है x और y, x प्लस y मिला के हमने बनाया z, तो z में जो एब्सोल्यूट एरर है दैट इज डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ठीक उसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल x माइनस y से हमने बनाया z, तो डेल्टा z दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन z विल बी इक्वल टू डेल्टा x माइनस डेल्टा y। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं तो उस केस में जो मेरा रिजल्ट है उसका जो रिलेटिव एरर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स ऑफ द मल्टीप्लायर्स, यानी कि जिनको मल्टीप्लाई किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने x और y को मल्टीप्लाई करके बनाया z, तो हम कह रहे हैं कि z में जो रिलेटिव एरर है यानी कि डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का रूल नंबर 3 ये कहता है कि द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज्ड टू द पावर k is equal to k times the relative error in that physical quantity। यानी कि लेट अस सपोज हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है z which is equal to x to the power k। ठीक है, तो फिर जो डेल्टा z बाई z यानी कि जो इस पूरे क्वांटिटी का जो रिलेटिव एरर होगा दैट विल बी इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा x बाई x। चलो फटाफट से एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द रिलेटिव एरर इन g वेयर t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई g।
ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे रिलेटिव एरर निकालना है। ठीक है, तो यहां पर मैं चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी, ये दिया हुआ है, मैं स्क्वायर कर देती हूँ इसे। उससे क्या होगा, थोड़ी सी आसानी होगी यार, और तो कुछ नहीं। ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर l बाई जी। ठीक है, अब मुझे रिलेटिव एरर किस में निकालना है, g में। तो g के टर्म्स में एक्सप्रेशन को लिखते हैं, एज इन g इज इक्वल टू क्या है वो लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा g बाई जी, वही तो होगा रिलेटिव एरर इन g। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो ये तो पूरा कांस्टेंट है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो बाकी बचा वो क्या है, l बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर में रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। दिस इज एज पर रूल नंबर 3 एग्जैक्टली। ठीक है, एल में क्या हो जाएगा रिलेटिव एरर, डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अच्छा हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनका जो रिलेटिव एरर है ये एड अप हो जाता है, राइट। तो डेल्टा जी बाई जी हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। तो बेसिकली देखो यहाँ पर वो 3 रूल्स याद रखने हैं जो हमने अभी जस्ट पढ़े हैं। अगर वो 3 रूल्स याद है तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करोगे। तो अब हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बिल्कुल ध्यान देना है। एंड दिस टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, राइट। वाई आर वी टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं ना तो हमारे पास नंबर्स होते हैं और कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े नंबर्स भी होते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि उस पूरे नंबर में कौन से मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पूछा कि इस बॉटल की हाइट क्या है। ठीक है, आपने बोला कि इस बॉटल की हाइट है 16.23 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब देखो इस नंबर से मुझे क्या पता चलता है कि फॉर श्योर इसकी हाइट 16 तो है ही, राइट। जब मैंने 16.23 बोला है तो 16 तो पक्का से है ही, राइट। 0.2 भी पक्का से है। डाउटफुल क्या है, अब चूंकि 16.23 मेजर किया है ना, हो सकता है थोड़ा मेजरमेंट में गड़बड़ हुआ हो, अच्छे से नहीं देखा हो, तो शायद ये 16.25 था या 16.22 था, राइट। तो यानी कि जो मेरा लास्ट वाला डिजिट है ना 3, दैट इज काइंड ऑफ अनसर्टेन। ठीक है, तो इस 16.23 में 1, 6 और 2 ये तीनों तो मेरे सर्टेन है, लेकिन जो 3 है वो अनसर्टेन है। अब अगर मैं पूछूं कि 16.23 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप क्या बताओगे, सारे रिलायबल डिजिट्स यानी कि 1, 6 और 3 एंड द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट यानी कि 3। तो कुल मिला के कितने हो गए, 4। तो यानी कि 16.23 में है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट्स से मैंने पूछा कि आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है, आपने बोला 4.567 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो देखो जब 4.567 बोला है तो 4.56 तो पक्का ही है, लास्ट का 7 में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, बट स्टिल हम 7 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें सारे रिलायबल डिजिट प्लस तो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट चाहिए। तो यानी कि यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 वंस अगेन, है ना। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही हम बता पाएंगे कि किसी भी नंबर में, किसी भी गिवन नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो चलो रूल्स देखते हैं। ये सबसे पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये नंबर है 42.6943, सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो दिस हैज टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सेकेंड रूल, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि जैसे मान लो 4.0903 अगर इस तरह का नंबर है तो ये जो जीरोस हैं ये भी सिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो यहां पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। सो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है,
Next rule, for a number less than 1, zeros on the right of decimal point but left of first non-zero digit are not significant. तो देखो पहली बार कुछ ऐसा मिला which is not significant. तो ध्यान से देखना है for a number which is less than 1, जैसे कि for example let's say 0.0154. तो this number is less than 1. Yes, बिल्कुल ये 1 से छोटा है. ठीक है, इसके केस में जो जीरोस हैं जो डेसिमल पॉइंट के, ध्यान से देखो, जो डेसिमल पॉइंट के तो राइट पे है लेकिन जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है यानी कि 1 उसके लेफ्ट पे है. तो ये जो जीरोस हैं, दीज जीरोस विल बी नॉट सिग्निफिकेंट. तो ये जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. तो यहां पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3. सो दिस नंबर विल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर? अगला रूल, टर्मिनल जीरोस, जिसे हम ट्रेलिंग जीरोस भी कहते हैं, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जहां पर डेसिमल पॉइंट नहीं है वहां पर लास्ट के जो जीरोस हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अगर हमारे पास एक नंबर है 2900, ये इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब मुझे दिख नहीं रहा है राइट डेसिमल पॉइंट. तो ऐसे केस में जो ये लास्ट के जो टर्मिनल जीरोस होते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं. तो यानी कि इस नंबर पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2. ठीक है, अब टर्मिनल जीरोस का एक और कॉन्सेप्ट है, एक और रूल है बेसिकली. टर्मिनल जीरोस विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट. अब देखो ये ना आगे जाके थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है. तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं. लेट अस सपोज अगर हमारे पास ऐसा नंबर हो 2.900, तो यहां पर डेसिमल पॉइंट है, बिल्कुल है. तो यहां पर जो ट्रेलिंग जीरोस या फिर टर्मिनल जीरोस हैं, जो लास्ट वाले जीरोस हैं, ये सिग्निफिकेंट होंगे. तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 1 2 3 4. तो इस नंबर में टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे. तो देखो बच्चों ये जो रूल्स है ना दे आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. अगर ये रूल्स में कुछ कंफ्यूजन है तो आपको आगे भी दिक्कत आएगी. ठीक है, तो रूल्स से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाओ. अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात, चेंज ऑफ यूनिट्स डजंट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, जैसे मान लो हम एक नंबर लेते हैं 43.2 सेंटीमीटर. तो अगर मैं पूछूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं राइट. अब मैं कहती हूं कि यार इसका ना यूनिट चेंज कर देते हैं, इसको मीटर में लिखते हैं. मीटर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.432 मीटर. अब देखो ये जो जीरो है ये डेसिमल पॉइंट के पहले है, करेक्ट. ये 1 से लेस है नंबर, तो इसलिए ये वाला जीरो तो मेरा नॉन सिग्निफिकेंट है. तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 3. अब मान लो इसे हम किलोमीटर में चेंज कर देते हैं तो ये हो गया 0.000432. अब यहां भी हम देख रहे हैं कि ये 1 से छोटा है और ये वाले जितने जीरोस है ना ये सारे के सारे नॉट सिग्निफिकेंट है. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3. राइट. तो बेसिकली हम देख क्या रहे हैं कि हम यूनिट चेंज कर रहे हैं लेकिन जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो दैट इज स्टिल द सेम. इनफैक्ट अगर हम इसे मिलीमीटर में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 432 मिलीमीटर. ठीक है, तो इसमें सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अब देखो यहां पर जो है ना एक घपला होने वाला है. अभी अभी मैंने क्या कहा कि यूनिट्स के चेंज होने के बावजूद भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंज नहीं होता है. लेकिन देखो अभी मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगी और आपको पूरा कंफ्यूज कर दूंगी. ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से मैं कहती हूं 5.700 मीटर्स. ठीक है, अब आप पूछोगे ये 00 क्यों लगाया है? जस्ट टू मेक इट मोर प्रिसाइज वैल्यू को. ठीक है ना, तो मैंने कहा 5.700 मीटर्स. अब मैंने आपको कहा कि यार इसे चेंज करो तुम सेंटीमीटर्स में. ठीक है, आपने चेंज कर दिया. क्या अब हो गया? ये हो गया 570.0 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब 57 पहला वाला और दूसरा वाला दोनों ही केस में मेरे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4. क्यों? डेसिमल पॉइंट है तो इसीलिए जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, जो लास्ट के जीरोस हैं वो काउंट होंगे. तो दोनों ही केस में 4 हैं. तो अभी तक तो हम सही जा रहे हैं. अब मैंने कहा कि इसे ना मिलीमीटर में चेंज कर दो. अब क्या बन गया ये? अब ये बन गया 5700 मिलीमीटर. अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर तो डेसिमल पॉइंट नहीं है, यानी कि जो लास्ट के 2 जीरोस हैं ये काउंट नहीं होंगे. तो मेरे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 2. बट मैंने किया क्या था? मैंने तो सिर्फ यूनिट्स चेंज किया था. तो मेरे लॉजिक के हिसाब से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो चेंज नहीं आना चाहिए था, बट आ गया. तो ये एक कंफ्यूजन आ गई हमारे सामने.
तो इससे हमारी क्या लर्निंग हुई? इससे हमारी ये लर्निंग हुई कि किसी भी नंबर को लिखने का एक स्टैंडर्ड नोटेशन होना चाहिए और उस स्टैंडर्ड नोटेशन को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो चलो सीखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं नंबर्स। तो चलो देखें कि ये साइंटिफिक नोटेशन आखिर होता क्या है। किसी भी नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं a into 10 to the power b। So that is called scientific notation, जहां पर what is a and b, यहां पर b जो है that is an integer जिसे हम एक्सपोनेंट या फिर पावर की तरह लिख रहे हैं, और a जो है that is the coefficient जो कि एक रियल नंबर है, ठीक है। और इस a के लिए हम एक अलग नाम देते हैं which is called significand, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक सिग्निफिकेंड होता है और एक एक्सपोनेंट होता है, सच दैट एक्सपोनेंट इज इंटीजर एंड सिग्निफिकेंट इज एनी रियल नंबर। क्लियर? तो चलो और क्लियर करते हैं विद एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 5000। छोटे से एग्जांपल्स लेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसे हमें किस फॉर्मेट में लिखना है? a into 10 to the power b। तो 5000 को हम कैसे लिखेंगे? 5 into 10 to the power 3। तो देखो यहां पर जो 3 है दैट इज एन इंटीजर, जो 5 है दैट इज अ रियल नंबर, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से 0.00000076। इसे हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल उसी फॉर्मेट में, एक यहां पे नंबर होगा इंटू 10 टू द पावर समथिंग, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे अब आप सोचोगे कि इसे हम कैसे लिखें। तो ये जो नंबर यहां पर आना है ना, सो दिस नंबर हैज टू बी अ नंबर। अब आप पूछोगे कि रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, यहां पर मैं 76 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मतलब पॉइंट को एग्जैक्टली कहां डालना है, 7 के बाद डालना है, 0.76 लिखना है, 7.6 लिखना है, 76.0 लिखना है, तो कहां एग्जैक्टली डेसिमल को डालना है। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि ये वाला जो नंबर है ना, जो a है ना, दैट इज लेस देन 10, ठीक है। तो हम इसे एक इस तरह का इंटीजर बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर उस केस में हम इस डेसिमल पॉइंट को यूं 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 शिफ्ट करते करते यहां पर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 7.6। तो ये 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 जंप्स मारे हैं हमने, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6। -6 क्यों? क्योंकि हम राइट की तरफ जंप मार रहे हैं। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमने अपनी बेसिक मैथमेटिक्स में सीख रखी है। इनफैक्ट हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो भी बच्चे मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी हमने साइंटिफिक नोटेशन को काफी डिटेल में डिस्कस किया है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 7.6 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। अब देखो कि साइंटिफिक नोटेशन यूज करने से किस तरह से, जो पिछले डिस्क्रिपेंसी की मैंने बात की थी जिसमें यूनिट चेंज होते टाइम पे जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो गड़बड़ा जा रहे थे, वो कैसे सॉल्व होगा, वो डिस्क्रिपेंसी सॉल्व कैसे होता है। अब मान लो मैं बात करती हूँ 7.6 मीटर की। 7.6 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे? 7.6 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। इसे अगर हम किलोमीटर में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? 7.6 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर, राइट। तो यानी कि अब जो है ना, मेरे पास वो जीरो के साथ खेलने की कोई गुंजाइश नहीं है, राइट, क्योंकि यहां पर हमेशा क्या है? 7.6। सिर्फ मेरा ये जो पावर है दैट कीप्स चेंजिंग, ठीक है। तो अब फटाफट से कुछ रूल्स देखते हैं फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। हालांकि ये रूल्स हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, लेकिन चलो फटाफट से फिर से देख लेते हैं। तो पहला रूल कहता है कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन ओरिजिनल नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोलने का मतलब ये है कि लेट अस सपोज कि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पर 5.879 जिसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4, और दूसरा नंबर है 4.65 जिसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 6 और 5, ठीक है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक लंबा सा आंसर मिलता है, लेकिन हमारा आंसर कैसा होगा? हमारा जो रिजल्ट होगा इसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है ओरिजिनल नंबर पे। तो ओरिजिनल पहला नंबर में तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे में 3 है, तो फाइनल रिजल्ट में कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। तो इसीलिए हम फाइनल रिजल्ट को 27.3 ही लिखेंगे। सो दिस इज माय रूल नंबर 1।
रूल नंबर 2 बात करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब हम बात करेंगे तब हमारा फोकस सिग्निफिकेंट फिगर्स पे नहीं होगा, तब हमारा फोकस होगा डेसिमल प्लेसेस पे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज हम ये नंबर्स को ऐड कर रहे हैं 6.121 प्लस 7.41 प्लस 8.123। ठीक है, तो देखो अब फोकस किस पे करो, डेसिमल प्लेसेस में। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 3, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 3। ठीक है, तो अब फाइनल रिजल्ट को सिर्फ अगर हम देखें तो ये जो है ना ये 5 होगा। तो फाइनल रिजल्ट को अगर हम देखें तो वो ये आएगा, लेकिन मेरा रिजल्ट कैसा होना चाहिए, इनमें से सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस किसमें है 2 में। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट है उसे हम क्या लिखेंगे, उसे हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ही लिखेंगे, यानी कि दिस विल बी माय फाइनल रिजल्ट। क्लियर? तो ये है हमारे रूल्स। तो अब देखो बच्चों, अभी तक हमें ये तो पता चल गया कि जो आखिरी के डिजिट्स होते हैं ना वो अनसर्टेन होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन अनसर्टेन डिजिट्स के साथ हम क्या कर सकते हैं। एक ऑप्शन है कि हम इन्हें राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने पूछा कि यार आज तुम सुबह मॉर्निंग वॉक गए थे, तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया। रितु ने कहा कि मैंने 5.12 किलोमीटर्स कवर किया। अब जैसे ही रितु ने कहा 5.12, मुझे लगा कि यार ये जो 2 है ना ये तो अनसर्टेन है, शायद इसने 5.10 कवर किया हो, 5.11 कवर किया हो, राइट। अब रोहन ने कहा कि मैंने 5 किलोमीटर्स कवर किया। हो सकता है रोहन ने भी 5.1 या 5.2 किलोमीटर्स कवर किया हो, बट रोहन ने क्या किया, उसे राउंड ऑफ करके बता दिया 5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो सबको समझ आ रहा है कि राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है। मतलब जो लास्ट के जो अनसर्टेन डिजिट है ना उनको हम गायब कर देते हैं, उनको राउंड ऑफ करके हम एक अप्रॉक्सीमेट नंबर बता देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम सीखेंगे कि व्हाट इज द राइट वे टू राउंड ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो चलो अब राउंडिंग ऑफ के रूल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राउंडिंग अप की। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय राउंडिंग अप, चलो पता चलेगा। तो राउंडिंग अप में क्या होता है कि वी इंक्रीज द टर्मिनेटिंग डिजिट बाय 1 एंड ड्रॉप ऑफ द डिजिट्स टू द राइट इफ the insignificant digit is greater than 5। अब देखो सबसे पहले तो ये समझो कि insignificant digit क्या होता है और terminating digit क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। Let us talk about this number 5.4757। ठीक है, तो let us suppose कि मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो अभी तो 4 डेसिमल प्लेसेस है, बट मुझे जो है इसे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो यानी कि कौन सा वाला डिजिट मेरा इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये चौथे प्लेस पे जो डिजिट है, क्योंकि मुझे वो चौथे प्लेस का डिजिट चाहिए ही नहीं, तो ये 7 हो जाएगा मेरा इनसिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, और टर्मिनेटिंग डिजिट कौन सा होगा, अब मुझे 3 प्लेसेस तक चाहिए, तो मतलब 3rd प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज माय टर्मिनेटिंग डिजिट। ठीक है, सबको समझ आ गया, टर्मिनेटिंग मतलब लास्ट का। अब मुझे अप टू 3 प्लेसेस चाहिए, तो 3rd प्लेस वाला डिजिट इज टर्मिनेटिंग डिजिट, उसके बाद के जो डिजिट है दे आर इनसिग्निफिकेंट। सिंपल, ऐसे याद रहेगा। अब देखो राउंडिंग अप का मतलब होता है कि अगर जो भी मेरा इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, जैसे कि यहां पर मेरा इनसिग्निफिकेंट डिजिट क्या है 7, तो यहां पर 7 है मेरा इनसिग्निफिकेंट डिजिट, एंड हम क्या देख रहे हैं कि इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज ग्रेटर देन 5। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, जो मेरा टर्मिनेटिंग डिजिट है यानी कि 5, ये 5 क्या है, ये टर्मिनेटिंग डिजिट है, तो 5 के साथ हम ऐड कर देते हैं 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 5, 6 बन जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसके राइट पे जो भी डिजिट्स हैं उनको हम ड्रॉप ऑफ कर देंगे, वो तो करना ही था। तो मेरा ये इस डिजिट को जब हम राउंड ऑफ करेंगे ये हो जाएगा 5.476, और इसे हम कहते हैं राउंडिंग अप। अप क्यों, क्योंकि 5 7 को हम 6 लिख रहे हैं, मतलब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं, इसीलिए दिस इज कॉल्ड राउंडिंग अप। ठीक है, ठीक इसी तरीके से बात करेंगे राउंडिंग डाउन की। ठीक है, बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा कि राउंडिंग डाउन में क्या होने वाला है, लेकिन देखो ध्यान से सुनना। राउंडिंग डाउन मतलब इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहां पर ना कुछ इंक्रीज नहीं करेंगे, बेसिकली यहां पर हम हमारा जो टर्मिनेटिंग डिजिट है ना
वो जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे. सो लीव द लास्ट डेसिमल प्लेस एज इट इज गिवन एंड डिस्कार्ड ऑल द डिजिट्स टू इट्स राइट इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज लेस देन 5. ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल लो, जैसे कि 5.4752. ठीक है, मैंने कहा कि मुझे इसे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. तो यानी कि मेरा इनसिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो जाएगा 2, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 इज लेस देन 5. तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो मेरा टर्मिनेटिंग डिजिट है उसको एज इट इज छोड़ देंगे. तो टर्मिनेटिंग डिजिट यहां पर क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5.475 एंड ये मेरा हो गया राउंडिंग डाउन. क्यों? क्योंकि 52 की जगह हमने 5 लिखा, मतलब जो 52 था ना उसको बेसिकली 4752 से हमने इसको कम की तरफ कर दिया. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड राउंडिंग डाउन. ठीक है, तो ये 2 रूल्स बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अदरवाइज आप जब भी राउंड ऑफ करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन होते रहेगा. ठीक है, 2 क्लियर हो गया. अब देखो तीसरा रूल, दिस इज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि व्हाट इफ द सिग्निफिकेंट डिजिट, द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज इक्वल टू 5, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5 तो देख लिया, बट अगर वो 5 के बराबर हो तब क्या करेंगे. अब तब हमारे पास 2 सिचुएशंस हो सकती है. एक सिचुएशन हो सकती है कि द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट 5.4745. ठीक है, इसमें क्या है, जो मेरा इसको भी लेट्स एज्यूम कि मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. तो जो मेरा इनसिग्निफिकेंट डिजिट है दैट इज इक्वल टू 5. अब इसके पहले वाला जो डिजिट है उसी को हम प्रीसीडिंग डिजिट कह रहे हैं. तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है दिस इज इवन. तो इस केस में अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो मैं क्या करूंगी, इसको एज इट इज छोड़ दूंगी, मतलब 5.474. दैट्स इट. लास्ट का ड्रॉप ऑफ कर दिया, इनसिग्निफिकेंट डिजिट को तो एनीवेज ड्रॉप ऑफ करना था और बाकी एज इट इज छोड़ दिया. अब दूसरा एक केस हो सकता है कि जब प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड, उस केस में भी इंक्रीज बाय 1. फॉर एग्जाम्पल 5.4755. इस केस में मेरा लास्ट वाला डिजिट क्या है, जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है दैट इज इक्वल टू 5, बट उसके पहले वाला जो डिजिट है दैट इज ऑड. ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस वाले डिजिट के साथ जो ऑड है उसके साथ हम +1 कर देंगे. तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 5.476. तो इस तरीके से करते हैं हम राउंड ऑफ. तो फटाफट से एक एग्जांपल देखते हैं. कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज ईच साइड मेजर्स 7.203 मीटर. ठीक है, सो हाउ डू वी कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, यूजिंग द फॉर्मूला 6 इंटू साइड का स्क्वायर. ठीक है, तो 6 इंटू 7.203 इंटू 7.203. जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे इतना लंबा चौड़ा सा आंसर मिलेगा 311.299254. बट क्या हम इतना लंबा आंसर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे. क्यों? अभी अभी तो हमने रूल पढ़ा था, राइट, कि हम जो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में कौन सा रूल लागू होता है, जो भी नंबर्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4. तो इसीलिए मेरा जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए. तो मैं आंसर कैसे लिखूंगी, 311.2 लिखूंगी? नहीं, 2 नहीं लिखूंगी, क्योंकि मुझे अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये वैल्यू चाहिए, राइट. तो यानी कि इस वाले डिजिट के ऑनवर्ड्स मेरा ये सारा इनसिग्निफिकेंट है, करेक्ट. अब देखो इनसिग्निफिकेंट वाला डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसीलिए जो मेरा टर्मिनेटिंग डिजिट है उस पर हम +1 कर देंगे. तो इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. तो इसमें हमने दोनों कॉन्सेप्ट लगाए, सिग्निफिकेंट फिगर वाला कॉन्सेप्ट भी लगाया और राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट भी लगाया. तो बच्चा पार्टी, चलते चलते हमारी गाड़ी आ चुकी है इस लेसन के टुवर्ड्स द एंड, और अब हम करने वाले हैं कवर इसके आखिरी टॉपिक को, विच इज डायमेंशनल एनालिसिस. नाउ लेट मी टेल यू, है तो ये आखिरी टॉपिक बट दिस इज अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस लेसन से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो है तो लास्ट टॉपिक बट ध्यान देना है, ठीक है. तो डायमेंशन होता क्या है?
तो बेसिकली डायमेंशन जो है ये हमें ये आइडिया देता है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं उनसे रिलेटेड है। याद है लेसन के शुरू में मैंने बताया था कि 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, राइट, और इन 7 बेस क्वांटिटीज की 7 बेस डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, तो कौन सी होती हैं ये 7 बेस डायमेंशंस, चलो देखें। तो ये रहे हमारे बेस क्वांटिटीज और उनके बेस यूनिट्स। तो अब टाइम है कि हम इनके बेस डायमेंशंस की बात करें। तो अगर बात करते हैं लेंथ की, तो इसका डायमेंशन है कैपिटल L, इसे हम डाल देंगे स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर मास की बात करें तो इसका डायमेंशन है कैपिटल M विद इन ब्रेसेस। टाइम की अगर बात करें तो इसका डायमेंशन है कैपिटल T। करंट की बात करें तो कैपिटल A। टेम्परेचर की बात करें तो कैपिटल K। और अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो मोल लिखेंगे इनसाइड द ब्रेसेस, और उसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कैंडेला इनसाइड द ब्रेसेस। तो अब हमारे पास चाहे कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई हो, उस क्वांटिटी को हम इन 7 डायमेंशंस के टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे कि M, L, T वगैरह के टर्म्स में लिख सकते हैं, और इनको हम डाल देंगे एक स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर, और ये जो बन जाएगा इसे हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला, चलो देखते हैं। कैसे निकालेंगे हम एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता क्या है। ये होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम स्क्वायर। एक तरीके से ये एक्सेलरेशन होता है। अब डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, सेम एज डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा L, और टाइम का क्या हो जाएगा, कैपिटल T का स्क्वायर, तो बेसिकली ये हो जाएगा LT टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, बात करते हैं वर्क की। ठीक है, तो वही लॉजिक, वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल M। एक्सेलरेशन का अभी अभी हमने निकाला है LT टू द पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, L। तो ये क्या हो जाएगा, M L स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है, L टू द पावर 1 इंटू L टू द पावर 1, तो क्या हो जाएगा L टू द पावर 1 + 1, राइट, और T टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। तो काफी सिंपल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ऑल दैट यू नीड टू नो इज कि वर्क किस तरीके से जो हमारे बेस क्वांटिटीज है उनसे रिलेटेड है। तो ये तो था डायमेंशनल फॉर्मूला। अब एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या होता है, जब भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलता है, और उस इक्वेशन को हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे अभी अभी हमने वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला M L टू द पावर 2 T टू द पावर -2, बट जब हम इसे इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, W विद इन ब्रेसेस इज इक्वल टू विद इन ब्रेसेस M L टू द पावर 2 T टू द पावर -2, तो इसे हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, क्योंकि यहां पर हम LHS और RHS को इक्वेट कर रहे हैं, राइट। उसी तरीके से अगर हमें प्रेशर को लिखना हो तो देखो P को ब्रेसेस के अंदर डाल दिया, इज इक्वल टू M L टू द पावर -1 T टू द पावर -2। ना एक छोटा सा होमवर्क दूंगी मैं यहां पर आपको, और वो होमवर्क ये है कि प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप खुद से निकालो, और इसके लिए एक हिंट भी दूंगी। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो सभी लोग इसको निकालो और कमेंट में मुझे बताना कि आप इसे करेक्टली निकाल पाए हो या नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। एक कॉमन सा क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस का काम क्या है, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसके 2 एप्लीकेशन है बेसिकली। एक तो ये कि ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करने में यूजफुल होता है, और दूसरा ये कि अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कोई रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो ये हमें ये वेरीफाई करने में हेल्प करता है कि वो रिलेशन करेक्ट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये जो रिलेशन है S इज इक्वल टू UT + ½ AT², जो कि हमारा काइनेमेटिक्स का सेकेंड लॉ है, राइट। हम सभी को पता है कि ये एक ट्रू लॉ है, बट ये इक्वेशन सच में करेक्ट है या नहीं, इसको हम डायमेंशनली भी प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है दैट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड का डायमेंशन। तो चलो इसी इक्वेशन का एग्जांपल लेते हुए हम देखते हैं कि वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट।
ठीक है, तो इसके अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एस क्या है, दैट इज बेसिकली द डिस्टेंस कवर्ड, करेक्ट। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एल, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो उसमें क्या है, u इंटू टी। व्हाट इज u? u इज बेसिकली स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा एल टी टू द पावर -1। टाइम का हो जाएगा कैपिटल टी प्लस, अब कांस्टेंट को हटा दो, 1/2 है, उसका कुछ डायमेंशन तो होगा नहीं। अब उसके बाद क्या है, ए यानी कि एक्सेलरेशन, अभी अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, एल टी टू द पावर -2 इंटू टी स्क्वायर यानी कि कैपिटल टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल टी टू द पावर -1 प्लस 1, तो टी टू द पावर 0 यानी कि टी गायब, तो इधर हो जाएगा एल प्लस यहां क्या हो जाएगा एल, करेक्ट, क्योंकि टी टू द पावर -2 प्लस 2, तो ये भी टी गायब, तो इधर भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जो डायमेंशन है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, दैट इज द सेम। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो बच्चों यहां पर एक बहुत 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 जरूरी बात पे ध्यान देना है, कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट मतलब तो अब सबको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन बराबर है। तो कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वैसे भी बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो एक प्रॉपर करेक्ट इक्वेशन है उसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, इट नीड नॉट बी द एग्जैक्ट करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, दैट मीन्स दैट इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। मतलब अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है, इसका मतलब वो इक्वेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए डायमेंशनल एनालिसिस से हम हमेशा ये चेक करते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो एटलीस्ट दैट इक्वेशन कैन एग्जिस्ट। अब जब हम कांस्टेंट्स की बात करते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि कांस्टेंट है मतलब उसका डायमेंशन नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। कांस्टेंट्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी कि वो कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू कांस्टेंट है बट दे हैव डायमेंशन। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट, राइट, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, बट उसकी जो वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट, बट उसका डायमेंशन होता है, राइट, बिकॉज इट हैज द सेम डायमेंशन एज स्पीड। उसी तरह अगर आप बात करो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, इसके डायमेंशन होते हैं बट इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। दूसरी तरफ कांस्टेंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी कि वो कांस्टेंट होते हैं बट उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, जैसे कि पाई। तो बच्चा पार्टी, with this we have reached towards the end of this lesson on units and dimensions and I hope कि इस वन शॉट वीडियो से आपके यूनिट्स एंड डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट्स हो चुके होंगे क्रिस्टल क्लियर। घबराने की कोई बात नहीं, इसके बाद भी एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करने हैं और तब तक में हमारा अगला वीडियो तो आ ही जाएगा। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सजेशन हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। सो एवरीबडी शुड स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।